ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक रोप है जो हमारा दो रफ इंक्लाइन प्लेन के बीच में है। कुछ पार्ट ऑफ द रोप जो है वो हमारा रफ इंक्लाइन प्लेन पर है और कुछ पार्ट जो है वो हमारा फ्रीली हैंगिंग है। जी जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को टेक इट एज म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मेरा म्यू है। तो सवाल ये है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ रोप दैट डज नॉट टच द प्लेटफॉर्म। एंड सवाल ये है किस थीटा के वैल्यू के लिए ये हमारा जो मिनिमम लिख दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा पॉसिबल है। चलो सबसे पहले तो यहां पर कोई भी एक गिवन प्रॉब्लम के अंदर जो हमारा लिमिटिंग कंडीशन है उसको निकालने का ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लेंथ ऑफ रोप है, लेंथ ऑफ रोप मान लो है हमारा 2L, ठीक है। तो यहां पर जो पार्ट टच नहीं कर रहा है वो वाला पार्ट को मान लो है x, उसका लेंथ। इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, दैट मास पर यूनिट लेंथ इज सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ जो है वो मान लो है लैम्डा। सो यहां पर जो पार्ट हैंगिंग है उस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ध्यान दो, क्योंकि यहां पर ये वाला स्मूथली हमारा इस कर्व पे आ रहा है, तो यहां पर जो मेरा टेंशन होगा T, ड्यू टू सिमेट्री वो दोनों के लिए सेम होगा, यहां का T और यहां पर जो हमारा टेंशन होगा T, वो टेंशन T दोनों तरफ अगर हम ध्यान दें हमारा हॉराइजेंटल के साथ डेफिनेटली थीटा एंगल बनाएगा। और यहां से जो मास हमारा लटक रहा है उसका मास हो जाएगा 2 लैम्डा xg। तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हुए हम सिंपली लिख सकते हैं जो हमारा 2t साइन थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा xg। तो मेरे पास जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी T, दैट विल बी लैम्डा xg अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है। और अब जो है यहां पर इंक्लाइन के अंदर रखा हुआ कोई भी एक रोप को एनालाइज कर लो। ये हमारा इंक्लाइन है, इसके ऊपर मेरा वो रोप जो है वो मेरी रखी हुई है। ध्यान देना, रोप का जो लेंथ होगा दैट विल बी L माइनस एक्स, किसी भी एक तरफ। इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, यहां पर से हमारा लगेगा लैम्डा L माइनस एक्स इंटू जी, यहां पर लगेगा नॉर्मल N और इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन F और यहां पर लगेगा डेफिनेटली मेरा टेंशन T। ये जो एंगल है ये एंगल को हम थीटा बोल सकते हैं। सो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर मैं इसको तोड़ू तो नॉर्मल N का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी लैम्डा L माइनस एक्स जी into cos theta. That is the value of normal. ठीक है। अच्छा, लैम्डा L माइनस एक्स जी साइन थीटा प्लस टेंशन T दैट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। और ये बोला है जो मैक्सिमम कितना पार्ट हमारा हो सकता है, तो ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन होना चाहिए। तो ये हमारा होना चाहिए μn, ये हमारा होना चाहिए μn। तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो लैम्डा L माइनस एक्स जी साइन थीटा, टेंशन का वैल्यू लैम्डा एक्स जी बाई साइन थीटा,
म्यू का वैल्यू तो हमारा 1 है, L माइनस एक्स जी इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो लैम्डा लैम्डा गॉन, जी जी गॉन, तो हमारे पास आ जाएगा L माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स बाई साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। सो सिंपली अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास आ जाएगा L इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। सो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगा x बाई एल, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवीजन में हमारे पास जो आ जाएगा, सॉरी मैं उल्टा लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ओके, सब कुछ कैलकुलेशन सही है क्या, एक मिनट देख लूं। यहां पर प्लस टेंशन होगा और यहां पर ये सपोर्ट कर रहा है स्प्रिंग टेंडेंसी, यहां पर म्यू एन कर दिया, म्यू मेरे पास वो आ गया। तो L माइनस एक्स जो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड x जो आ जाएगा दैट विल बी, हाँ कैलकुलेशन तो मेरा पूरा सही है। तो x बाई एल जो आ जाएगा मेरे पास, अगर हम ध्यान दें तो दैट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा अगर हम ध्यान दें तो यहां पर साइन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। विद माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस खत्म कर दो, ये बीच में मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास फ्रैक्शन जो आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन से, f दैट विल बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम हैंगिंग पार्ट जो हमारा यहां पर हो सकता है। और अब जो है ये मेरा चीज जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, सो दिस हैव टू मैक्सिमाइज इट, ठीक है। अच्छा, तो f जो आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो मेरे पास tan थीटा है, और यहां पर अगर मैं ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो df बाई डी थीटा अगर मैं करता हूं क्या आ जाएगा मेरे पास, पहले इसको कांस्टेंट रख के tan थीटा का डिफरेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसका डिफरेंशिएशन माइनस tan थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसको पूरे चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो तो मेरे पास जो आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा
डिवाइडेड बाई cos square theta into cos of pi by 4 minus theta. That will be equals to sin theta by cos theta into cos square pi by 4 minus theta. ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों में से एक एक कैंसिल कर दो। ये वाला cos थीटा कैंसिल हो गया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दैट विल बी सिंपली साइन 2 थीटा। क्योंकि हमें एक्यूट एंगल सॉल्यूशन चाहिए, थीटा हमारा एक्यूट है, तो सिंपली हम एंगल्स को यहां पर इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 2 थीटा, यानी थीटा हमारे पास सिंपली आ जाएगा पाई बाई 8। थीटा जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए पाई बाई 8 यानी 22.5 डिग्रीज, एंड करस्पॉन्डिंगली जो हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शन आएगा पाई बाई 8 अगर मैं पुट करता हूं दैट इज 10 पाई बाई 8 इंटू 10 पाई बाई 8, दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 22.5 डिग्रीज, एंड इसका वैल्यू जो होता है वो होता है √2 माइनस 1। 10-25 डिग्री का वैल्यू होता है √2 माइनस 1, एंड दिस विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.172। तो ये हमारा होने वाला है। रोप का एटमैक्स इतना फ्रैक्शन हमारा लटक सकता है जब हमारा थीटा 22.5 डिग्रीज होगा। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक कैटापुल्ट है जो मास स्मॉल m को हमारा भेज सकता है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, कैटापुल्ट का खुद का मास को नेग्लेक्ट करना है, और स्प्रिंग जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा सकता है वो है हमारा F। ठीक है, एंड दैट इज मच मोर देन द ग्रेविटेशनल पुल, यानी F के सामने mg साइन थीटा वगैरह का टर्म्स जो है उसको पूरी तरीके से हमें नेग्लेक्ट करना है। तो सवाल यहां पर यह है, जो अगर ग्राउंड और कैटापुल्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू है, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m? दैट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू अस। तो ये अब हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, ये वाला m के ऊपर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि mg साइन थीटा वगैरह का टर्म्स को नेग्लेक्ट करने बोला है, ये अगर में f लग रहा है तो यहां पर एक्सीलरेशन a है, दिस एंगल इज थीटा, तो F will be simply equals to ma। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारा एक्सीलरेशन होने वाला है that will be simply a cos थीटा, और ये वाला टर्म को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये वाला टर्म को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अच्छा एक बार चीज ध्यान दो, अगर स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर ऐसे F लगा रहा है तो स्प्रिंग इसके ऊपर भी तो पलट के पीछे की तरफ F लगाएगा, यानी अगर मैं कैटापुल्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, केवल कैटापुल्ट का, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इस तरीके से, इसका मास को तो हमें नेग्लेक्ट करना है। सो यहां पर क्या है, F का डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, दिस एंगल इज थीटा, और इसका बैकवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में F लगेगा, और यहां पर हमारे पास एक नॉर्मल है।
यहां पर हमारे पास एक नॉर्मल है, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज एफ साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल एंड एफ कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू एफ एंड दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन। ये तो हमारा होना पड़ेगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें, तो अब हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। यहां पर हमारा जस्ट स्लिपिंग का कंडीशन होना चाहिए, तो सिंपली दैट वी कैन से जो हमारा tan थीटा आएगा, दैट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 by म्यू। tan थीटा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 by म्यू। ये चीज तो हमारा फिक्स है लिमिटिंग कंडीशन के लिए। एंड अब जो है हमें a cos थीटा को मैक्सिमाइज करना है, तो ध्यान दो जो हमारा f है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करो तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। लिमिटिंग कंडीशन के लिए स्क्वायरिंग एडिंग कर दो तो हमारे पास f आ जाएगा n इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू n, सो दैट विल बी म्यू f बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ गया है cos थीटा का वैल्यू। तो जो हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड हो सकता है ah, दैट विल बी a cos थीटा, दैट इज f बाई m इंटू cos थीटा। एक मिनट, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ किया हूं। cos थीटा का जो वैल्यू है वो है म्यू n बाई एफ, सॉरी, सॉरी। तो म्यू बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो जो हमारा एट मैक्स हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन आ जाएगा दैट विल बी म्यू एफ अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। काफी आसान क्वेश्चन था, ये बात समझना था सिंपली जो हमारा मैक्सिमम हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन तभी होगा जब यहां पर फ्रिक्शन का वो लिमिटिंग वैल्यू तक इस्तेमाल करेगा, उससे कम इस्तेमाल करेगा तो इन दैट केस हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। ओके दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक वेरी लाइट ब्लॉक है जो कि हॉराइजेंटल टॉप पे रखा हुआ है जी, हमारा इस तरीके से है। ये जो ब्लॉक है वो दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ है। एक तरफ जो है वो मेरा मास m लटक रहा है, धागे का दूसरा एंड को मैं पुल कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय हैंड। ऊपर का सरफेस भी रफ है, नीचे का सरफेस भी रफ है। जो हमारा स्ट्रिंग है वो प्रैक्टिकली हमारा मासलेस है, उसका मास बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन कुछ तो है जो भी है पर बहुत ही ज्यादा कम है, और ब्लॉक का मास को भी हमें नेग्लेक्ट करना है। यहां पर इस मास m को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जिस फोर्स से मुझे पुल करना होता है उसका मिनिमम वैल्यू है 40 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू है 90 न्यूटन। तो सवाल है मेरा ये मास m कितना होने वाला है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ड्यू टू फ्रिक्शन tension in the string will not be same। तो यहां पर अगर मैं फोर्स F से पुल कर रहा हूं तो यहां का जो टेंशन होगा वो टेंशन तो मेरा F ही होने वाला है, इसको T1 नाम दे दो। और यहां पर क्योंकि ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है
तो ये मेरा T2 है जिसका वैल्यू है हमारा mg, जिसका वैल्यू है हमारा mg। ठीक है। अच्छा, अब P का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। सपोज करो यहां पर एंगल जो बनता है वो थीटा बनता है, तो यहां पर मेरे पास T1 है, यहां पर मेरे पास T2 है, दोनों हॉराइजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। यहां पर हमारे पास नॉर्मल है, यहां पर मेरे पास T1 है, यहां पर मेरे पास T2 है। ठीक है। मैं अगर अब यहां पर मिनिमम वाला केस को एनालाइज करना चाहता हूं, तो ये वाला ब्लॉक का राइटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी हो, यानी फ्रिक्शन जो हो वो मेरा इस डायरेक्शन पे हो। ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मल के लिए देखूं तो मैं टेंशंस को दो कंपोनेंट पे तोड़ लेता हूं। यहां पर दो कंपोनेंट, यहां पर दो कंपोनेंट, तो T1 प्लस T2 इंटू साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n। और बाकी हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए बोल सकता हूं, ये मासलेस है तो हमेशा इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा। तो ये वाले डायरेक्शन का नेट फोर्स T2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस F, T2 माइनस दिस, सॉरी क्या लिख रहा हूं, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स प्लस F, that will be equals to T1 into 1 minus cos theta। ये हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी F will be T1 minus T2 into 1 minus cos theta। ठीक है। मैं यहां पर स्लिपिंग टेंडेंसी को टुवर्ड्स राइट जो है वो मैंने लिया हूं। ये वाला ब्लॉक का जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो मैंने टुवर्ड्स राइट लिया हूं, तभी तो मेरा फ्रिक्शन जो आया है वो मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट आया है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज मुझे समझ में आ गया है यहां पर। अच्छा, तो यहां पर ये वाला वैल्यू आ गया है और यहां पर मेरा n है, तो फॉर limiting condition F must be equals to mu n। F जो है वो मेरा mu n होना चाहिए, यानी सिंपली आई कैन राइट T1 प्लस T2 इंटू साइन थीटा, that is n into mu। ठीक है, into mu, that will be equals to, मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 into 1 माइनस cos थीटा। T1 ग्रेटर देन T2 है। यहां पे ऑब्वियस सी बात है, मैं 90 वाले के लिए बातचीत कर रहा हूं, तो T1 जो है वो है मेरा 90 और T2 जो है वो है मेरा 10m। सो व्हाट आई कैन राइट इज 10 से डिवाइड करके लिख दो 9 प्लस m into mu sin theta, that will be equals to 9 minus m into 1 minus cos theta। That is the first equation that we can write। अच्छा, दूसरा केस में
बाकी सब कुछ सेम है, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमारा उल्टा हो जाए। फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो हमारा उल्टा हो जाए। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए, मैं यहीं पे लिख रहा हूं वापस सब कुछ बिना ड्रॉ करे, ध्यान दो, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T1 प्लस T2 साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू n। एंड फ्रिक्शन अगर इस तरफ है तो T1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस F दैट इज T2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो F का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी T2 माइनस T1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए वो हमारा इक्वल्स टू म्यू एन होना चाहिए, और ये वाले कंडीशन के लिए T1 जो है वो है मेरा 40, T2 जो है वो है हमारा 10। सो सिंपली हम जो लिख सकते हैं यहां पर 4 प्लस m इंटू म्यू साइन थीटा दैट विल बी m माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये है मेरा दोनों इक्वेशन, और इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मुझे m का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 प्लस m बाई 4 प्लस m, 9 माइनस m बाई m माइनस 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 4m प्लस 5m माइनस 36 माइनस m स्क्वायर प्लस 5m। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। नाउ 5m इज कट, तो मेरे पास 2m स्क्वायर जो है दैट कम्स आउट टू बी 72। तो m विल बी सिंपली इक्वल्स टू 6 kg। बस यहां पर तो हमें एक मेन बात को रियलाइज करनी थी, जो फ्रिक्शन होने के कारण धागे में यहां पर हमारा टेंशन जो है वो हर जगह पर सेम नहीं होने वाला है। बाकी तो हमारा सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस है। दोनों कंडीशन, एक बार फ्रिक्शन लेफ्ट पे और एक बार फ्रिक्शन राइट पे, मैंने दोनों एक्सट्रीम केस को एनालाइज कर डाला, इक्वेशन बना, सिंपली सॉल्व करके m का वैल्यू मेरे पास 6 kg आ गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक स्टैक ऑफ n आइडेंटिकल बुक्स है, जो हर एक बुक का मास जो है वो है मेरा 0.4 kg। ठीक है, अच्छा, दोनों बुक को मैंने हाथ से ऐसे प्रेस कर रहा हूं हॉराइजेंटली, और उसको वर्टिकली उठा के रखा हूं। इनिशियली मैं हाथ से बहुत ही ज्यादा दबा के फोर्स लगा रहा हूं, और धीरे धीरे उस फोर्स को मैं कम कर रहा हूं। हाथ और बुक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.4, और दोनों बुक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.25। तो मैंने ये देखा, जब मैंने फोर्स का वैल्यू 120 न्यूटन कर दिया, ये वाला स्टैक जो है वो जस्ट गिरने वाला है। तो सवाल यहां पर ये है, जो स्टैक में टोटल कितने बुक्स है, एंड दूसरा हमारा थर्ड और फोर्थ बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लग रहा है। ध्यान दो, लॉजिकली हम लोग एक चीज बोल सकते हैं या नहीं, फर्स्ट स्लिपिंग occurs either between hand and leftmost or rightmost. Left right में तो सिमेट्री है, that doesn't matter. Rightmost book
और बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बुक। ध्यान दो, दो ही पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर बुक में इक्वल होगा, ध्यान देना, हर कोई एक बुक को मैं दोनों तरफ से एफ से प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो तो हर बुक के लिए सेम है। मैं अगर एक चीज ध्यान दूं, मैं कहीं से भी कोई भी अगर एक जनरल बुक के लिए देखूं, कोई भी अगर मैं एक जनरल बुक के लिए देखूं, ये वाले बुक का लेफ्ट से भी एफ लग रहा है, राइट से भी एफ लग रहा है। तो लिमिटिंग जो होगा हमारा केवल लेफ्ट बुक को छोड़ के, अगर लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट बुक के लिए छोड़ दूं, तो लिमिटिंग जो होगा दैट विल बी सिंपली म्यू बी बी इंटू एफ, कोई भी एक साइड में, ये तो हमारा होने वाला है। और मैं अगर मान लो यहां पे देखूं, यहां पर देखूं, तो ये जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको अंदर वाले पूरे के वजन को काउंटर करना है। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे पूरा का पूरा इस वाले को काउंटर करना है। तो ऑब्वियसली मैं बुक का संख्या जितना बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा गिरने का संभावना बढ़ेगा। तो डेफिनेट सी बात है, या तो पहला स्लिपिंग हैंड और इसके बीच में हो, ठीक है, या तो फर्स्ट और सेकंड बुक के बीच में हो। ध्यान देना यहां पर क्या है, इफ लिमिटिंग हैंड बुक is equals to mu handbook into F, that will be 48 न्यूटन, क्योंकि तो 0.4 है। और वहीं पे जो मेरा F लिमिटिंग बुक है, that will be mu BB into F। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ये मेरा 0.25 into 120, so that will be equals to 30 न्यूटन। राइट, समझ में आया? जो हमारा हैंडबुक में है वो है 48 न्यूटन और यहां पर है मेरा 30 न्यूटन। सो सिंपल सी बात है, मान लो हैंड और बुक के बीच में पहला स्लिपिंग होती है, तो जितने भी n बुक्स है, जितना भी n बुक्स है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर 48 लगेगा, यहां पर 48 लगेगा, और यहां पर जो लगेगा, बाकी सब तो इंटरनल है, भाड़ में जाए, n इंटू 0.4 इंटू 10, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4n। यहां पर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 4n। एंड ये वाले लिमिटिंग केस के लिए बहुत सिंपल सी बात है, n मेरे पास आ रहा है 24। दूसरा पॉसिबिलिटी है, मैं झूठ बोल रहा हूं, यहां पर पहला स्लिपिंग नहीं हुई है। पहला स्लिपिंग जो हुई है वो तो मेरा फर्स्ट और सेकेंड बुक के बीच में हुआ है, तो उस कारण पे यहां पर 30 लगा है, यहां पर भी तो हमारा 30 लगा है, और बीच में जो लगा है यहां पे डाउनवर्ड फोर्स n-2 0.4 into 10, that will be 4n-2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, 4n-2 इक्वल्स टू 60, तो n इक्वल्स टू 17। तो 17 बुक होने पर इन दोनों बुक में पहला स्लिपिंग हो जाएगी, जबकि हाथ और इस पे स्लिपिंग होने के लिए 24 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो 24 बुक लाने का नौबत ही नहीं आएगा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक इज नथिंग बट 17 एंड
फर्स्ट स्लिपिंग occurs between first and second book। तो टोटल 17 बुक है। पहला स्लिपिंग जो है वो मेरा फर्स्ट और सेकंड बुक के बीच में हो रहा है, क्योंकि अगर दोनों हाथ और उस पे होता, अरे देखो डायरेक्टली ऐसे 48 देख के हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक का संख्या भी तो बढ़ रही है। एक पॉसिबिलिटी था, अगर मान लो ये हमारा 48 के बदले 32 होता, मान लो 48 के बदले मान लो 32 होता दोनों तरफ, तो यहां पर n मेरा 16 आता। ठीक है, यहां पर n मेरा 16 आता, तो इन दैट केस ये वाला केस पे हमारा ज्यादा पहले स्लिपिंग होती। ठीक है, 16 बुक्स में स्लिपिंग होती। तो वो मुझे एक बार करके देखना पड़ेगा जो दोनों में से किस केस पे हमारा ये वाला जो है वो हमारा कम आ रहा है। दैट इज द कंडीशन। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बुक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है स्लिपिंग या तो हाथ और फर्स्ट बुक में होगी, दोनों तरफ लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट, या फिर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में फर्स्ट और सेकंड बुक के बीच में होगी। उन्हीं दोनों कंडीशन को हमें चेक कर लेना है। जिसमें n हमारा कम आएगा वो हमारा आंसर है। तो करेक्ट आंसर n इज इक्वल टू 17, और जो पहला स्लिपिंग हो रही है वो फर्स्ट और सेकंड बुक के बीच में हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, जो थर्ड और फोर्थ बुक के बीच में हमारा फ्रिक्शन कितना है। अरे बाय द वे, दोनों तरफ हमारा सिमेट्री है, तो यहां पर मैंने क्या किया हूं, मैंने बाकी स्टैक ऑफ बुक ले लिया, एक का इधर से फोर्थ और इसका इधर से फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 बुक छोड़ा, यहां पर मैंने 3 बुक छोड़ा, टोटल 17 बुक है। तो टोटल इसके अंदर जो है इस पे मेरा 11 बुक्स है। तो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 0.4 इंटू 10 इंटू 11, दैट इज इक्वल्स टू 44 न्यूटन। ऑन बाय सिमेट्री दोनों तरफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगा, तो मान लो ये फ्रिक्शन लग रहा है F, यहां पर F है तो यहां पर भी F है, बाकी फोर्स तो हमारा इंटरनल है। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2F will be equals to 44, यानी जो फ्रिक्शन लग रहा है that F will be equals to 22 न्यूटन। ओके दोस्तों, हमारे पास एक रोप है ऑफ मास इक्वल्स टू 3 kg, जिसका 2/3 पार्ट एक रफ हमारा एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, एंड जो बाकी पार्ट है वो हमारा हवा में है, जी इस डायरेक्शन पे है। मैं रोप का दूसरा एंड को 10√2 न्यूटन से खींच रहा हूं, किस डायरेक्शन पे मुझे मालूम नहीं है, बट जो भी मैं कर रहा हूं यहां पर 10√2 से मैं खींचने पर ये सिस्टम हमारा अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा म्यू का मिनिमम वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका मास ऑब्वियसली हमारा 1 kg होगा, क्योंकि 2/3 पार्ट अंदर है, तो 1/3 पार्ट हमारा हवा में है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इन दैट केस यहां पर है 10√2 न्यूटन। पता नहीं किस डायरेक्शन में, मान लो ये वाला एंगल है थीटा, इसके ऊपर mg जो लग रहा है वो डाउनवर्ड 10 लग रहा है, और यहां पर जो ये वाला पार्ट है वो इस पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है T। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट का इक्विलिब्रियम देखते हुए मैं लिख सकता हूं या नहीं, जो मेरा F cos थीटा है
that f cos theta will be simply equals to t, और जो मेरा f sin theta है वर्टिकल, that must be equals to 10. तो यहां से हम देख सकते हैं f square will be equals to t square plus 10 square, और f जो है वो तो मेरा 10√2 है, यानी that is equals to 200, यानी t will be equals to 10 न्यूटन. अब जो पार्ट हमारा इस सरफेस पे है इस पर ध्यान दो. इसका mg जो है वो मेरे पास है 20 न्यूटन, और यहां पर हमारा टेंशन लग रहा है T, दैट इज 10 न्यूटन, और पीछे की ओर जो लग रहा है दैट इज फ्रिक्शन F. तो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है N, नॉर्मल फोर्स तो हमारा 20 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. टेंशन की इक्वल होगा. तो सिंपल सी बात है, F इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन F बाई N. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0.5. ओके दोस्तों, ध्यान देते हैं क्या बोला है. Two identical books, each of n equals to 400 pages, are so meshed that their alternate pages overlap on each other. The mass of the overlapped portion of each page is given to be 0.5 gram. The coefficient of friction equals to 0.1. Arrangement is placed on a smooth horizontal table, and we are trying to pull the books apart. Then we have to find the minimum pulling force that will be required. अच्छा, इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं. फर्स्ट वाले बुक के जो पेजेस है उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एन पेजेस. और सेकेंड वाला बुक का अगर हम ध्यान दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हमारा चलता रहेगा. हर एक का मास जो है वो मेरे पास m है. तो दोनों में से किसी को भी एक को एनालाइज कर लो, उस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, दोनों में से कोई फर्क तो हमारा नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं इस वाले रेड को एनालाइज करूं, इस वाले पार्ट का मास है m, तो यहां का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मैं अगर ऐसे राइट की तरफ पुल करना चाहूंगा, FL1 that will be equals to mu mg. अच्छा, अगले वाले करने पर ध्यान देना, यहां पर दो जगह पर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक ऊपर का और एक नीचे का. ऊपर में टोटल 2 पेजेस है और नीचे खुद का मास भी तो इंक्लूड होगा, तो 3 पेज है. तो FL2 यहां का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा, ऊपर वाले के लिए होगा 2 mg म्यू mg, नीचे वाले के लिए होगा 3 म्यू mg, दैट इज इक्वल्स टू 5 म्यू mg. सिमिलरली अगर मैं ये वाला लेयर का देखूं, तो ऊपर 1 2 3 4, तो यहां पर जो हमारा FL3 होगा दैट विल बी 4 म्यू mg
प्लस यहां पर नीचे वाला, इसमें तो खुद का मास भी इंक्लूडेड हो जाएगा, तो 5 म्यू mg, और ऐसे करते करते हमारे पास टोटल n टर्म्स जो है वो हमारा क्रिएट होने वाली है, n टर्म्स जो है वो हमारा क्रिएट होने वाली है। ठीक है, सो जो नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी FL1 प्लस FL2 प्लस FL3, ऐसे हमें ऐड करना है up to n terms, so that will be equals to mu mg 1 plus 5 plus 9, ऐसे हमारे पास n टर्म्स टोटल जो है वो हमारा आने वाला है। ना ध्यान दो, ये वाला टर्म जो हमारे पास AP आ गया है वो हमारा है, उसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू mg n by 2 2a n minus 1 into d, so म्यू mg n into ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दैट विल बी n into 2n minus 1, दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब n का वैल्यू जो है वो हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी म्यू विल बी 0.1, 0.5 into 10 to the power of -3। ठीक है, g जो है वो है मेरा 10, g जो है वो है मेरे पास 10 इंटू 400 इंटू यहां पर हमारे पास आ जाएगा 799, ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आएगा, चलो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो 200 इंटू दिस 0.2 इंटू 799, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली at 800 into 0.2, 800 into 0.2 लगभग हमारे पास हो जाएगा 160 न्यूटन। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा वो है लगभग मेरा 160 न्यूटन। ओके दोस्तों, सो ये हम लोगों का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम का डिस्कशन अब हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। एंड नाउ वी मूव ऑन टू काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और तब भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो इन दैट केस द डायरेक्शन एंड द नेचर ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमें जानकारी लेनी है, एंड दैट इज डन अंडर द टॉपिक ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके।